हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 जिसका संबंध है नागरिकता, और इस टॉपिक पर आज हमारी चर्चा रहेगी नागरिकता। और नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में है। यदि आर्टिकल की बात करें तो 5 से 11 तक। इस टॉपिक पर हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। उन्हीं सवालों के माध्यम से हम इस टॉपिक को भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, नागरिक शास्त्र, इन विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। पहला सवाल, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1950, 1952, 1955, 1960। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1955 में सबसे पहले नागरिकता अधिनियम बनाया गया। क्योंकि मित्रों, जब भारतीय संविधान बनाया गया उस वक्त नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए, उनमें यह बात स्पष्ट की गई कि भारतीय संविधान में जब लागू होगा उस वक्त भारत के नागरिक कौन होंगे, यहां तक उसमें प्रावधान किए गए। लेकिन भविष्य में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, कौन भविष्य में नागरिकता प्राप्त कर सकता है या कौन नागरिकता को त्याग कर सकता है, इन संबंधी इन सभी प्रश्नों को ऊपर कानून बनाने की शक्ति है जो भारतीय संसद को दी गई। कि भारतीय संसद अनुच्छेद 11 का उपयोग करते हुए नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर कानून का निर्माण कर सकती है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि भविष्य में नागरिक कौन होगा या नागरिकता से संबंधित जो भी कानून या जो भी विधि का निर्माण करना होगा वह कौन करेगी? भारतीय संसद करेगी। इसकी अंतिम शक्ति है जो भारतीय संसद के पास होगी। अनुच्छेद 11 इसके बारे में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 11 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने 1955 में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम पारित किया। तो ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। इस संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया, जिसे समय समय पर संशोधन किया गया। यदि लेटेस्ट बात करें तो 2019 में आपने चर्चा में सुना होगा CAA। यह कानून चर्चा में रहा और लेटेस्ट है जो इस भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 2019 में इसमें संशोधन किया गया। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में विस्तार से बात करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, USA से,
कनाडा से, फ्रांस से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता का मतलब है कि कोई व्यक्ति केवल एक देश का ही नागरिक होगा, उसे प्रांतों की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार अमेरिका में अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ वहां के व्यक्ति को प्रांतों को भी अपने जिस राज्य में वह निवास करता है उसी की भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो केवल एक राष्ट्र का ही नागरिक माना जाएगा, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है, इंग्लैंड से ग्रहण की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अर्थात भारतीय नागरिकता यहां राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं है। यानी भारतीय संविधान में राज्य या प्रांतों की कोई नागरिकता नहीं है, केवल एक देश की नागरिकता है। जबकि अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि वहां पर देश का नागरिक होने के साथ साथ वहां के प्रांत का भी व्यक्ति नागरिक होता है। अपने राज्य की नागरिकता के साथ साथ उसे देश यानी दो प्रकार की नागरिकता उसे प्राप्त होती है, जबकि भारत में ऐसा कोई नियम विनियम नहीं है। इसके साथ इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता को अपनाया गया है, कनाडा में भी एकल नागरिकता है, चाइना में भी एकल नागरिकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। यानी भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, या इस सवाल को आप इस प्रकार भी पढ़िएगा, कोई विदेशी नागरिक भारत में दावा नहीं कर सकता। या ब्रिटिश जरूर नहीं है, या अमेरिका भी आ सकता है, कनाडा भी आ सकता है। इसकी जगह आप इस प्रकार सवाल को कन्वर्ट कर सकते हैं कि भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका? ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समता के अधिकार का। ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। और ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में रहने वाला अमेरिकी नागरिक दावा नहीं कर सकता, भारत में रहने वाला कनाडा का नागरिक दावा नहीं कर सकता, या आप कह सकते हैं कि भारत में रहने वाला कोई भी विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका नहीं कर सकता? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आपको राइट उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का कोई भी विदेशी नागरिक भारत में यह दावा नहीं कर सकता कि यह हमें प्राप्त हो पूर्ण रूप से, क्योंकि भारतीय संविधान इसके बारे में व्यवस्था करता है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, उसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यदि हम बात करें तो इस प्रकार के 5 आर्टिकल है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद इस प्रकार के हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को ये अनुच्छेद उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। वो इनको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। यानी भारतीय संविधान के ये 5 अनुच्छेद, अनुच्छेद 15,
16, 19, 29 और 30। इन अनुच्छेदों के प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे फ्रांस का हो, यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यदि हम बात करें ऑप्शन ए की, तो यह है 19A में जो स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, उसमें यह है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार उसमें शामिल है। तो यह अधिकार है, इसका दावा विदेशी नागरिक नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, क्योंकि विधि के समक्ष समता के अधिकार यह 14 से आर्टिकल 14 में है। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि कौन से अनुच्छेदों के प्रावधान विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के प्रावधान विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। हमने अभी चर्चा की थी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड ये ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें व्यक्ति अपने निवास राज्य के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक होता है। यानी कोई व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसे उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होगी, उसी के साथ उसे अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त होगी। तो यहां पर दोहरी नागरिकता है। अगला सवाल, यदि आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखेंगे तो आपकी लगभग समस्त महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो सीरीज के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। यानी नागरिकता के टॉपिक से आपके समस्त सवाल क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल 5 नंबर, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म, आनुवंशिकता, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। भारतीय नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3। जन्म के माध्यम से, आनुवंशिकता के माध्यम से, या वंश परंपरा के माध्यम से, मूल वंश के माध्यम से, या पंजीयन द्वारा। इन 3 तरीकों से नागरिकता है जो प्राप्त की जा सकती है इस सवाल के अनुसार। लेकिन अनुरोध के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकता के बारे में कोई प्रावधान नहीं करता है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति है या कोई अमेरिका का नागरिक है, वो अनुरोध करे, भिक्षा मांगे कि हमें भारतीय नागरिकता दे दीजिए, इस प्रकार उसे भारतीय संविधान कोई नागरिकता प्रावधान नहीं करता है। लेकिन जन्म के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, पंजीयन द्वारा उसे नागरिकता दी जा सकती है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। और ये व्यवस्था कौन भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इसके लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो भारतीय संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं। सर्वप्रथम भारतीय संसद ने अनुच्छेद 11 को ध्यान में रखते हुए 1955 में 1955 में एक नागरिकता अधिनियम पारित किया।
जिसमें कुल 5 आधार बताए गए जिनके आधार पर कोई नागरिक भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता अर्जन करने की निम्न शर्तें बताई गई है, योग्यताएं बताई गई है कि कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह किस प्रकार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके बारे में जो विधि बनाई है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने इसके बारे में कानून बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955, जिनमें केवल 5 प्रकार की शर्तें हैं। जन्म के आधार पर, वंश कर्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। ये 5 आधार है जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीकों की बात करता है। जन्म के आधार पर, वंश कर्म के आधार पर, या आनुवंशिकता के आधार पर, या मूल वंश के आधार पर, कह सकते हैं, अलग अलग नाम से आ जाते हैं। पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर, यानी कोई क्षेत्र है जो भारत में शामिल हो गया है, इसके आधार पर। ये 5 तरीके हैं, इनके आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो आप इन पॉइंटों को नोट करिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला या कानून बनाने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 भली भांति कहता है कि नागरिकता पर विधि बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्राप्त है। विधानसभाएं नागरिकता के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती। केवल संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित उस पर कानून बनाने की जो अंतिम शक्ति है वह भारतीय संसद के पास है। और वो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 11 के तहत प्राप्त है, क्योंकि भारतीय संविधान में यह वर्णित किया गया है कि भविष्य में नागरिकता संबंधी इस पर कानून बनाने की शक्ति का जो अधिकार होगा वह भारतीय संसद के पास होगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इस अनुच्छेद 11 को दृष्टि में रखते हुए सर्वप्रथम 1955 में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और इसी अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद ने इस नागरिकता अधिनियम 1955 को समय समय पर संशोधन किया है। हाल ही में 2019 में CAA जो चर्चा में रहा, वो संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो अनुच्छेद 11 के तहत ही उसे प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सेवन नंबर, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। यानी भारतीय नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। यदि कोई व्यक्ति नागरिक बनना चाहता है भारतीय, तो उसके लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। उसे राज्य की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, यानी भारत की नागरिकता। यहां राज्य की सदस्यता से अर्थ है कि भारत की नागरिकता, न कि राज्यों की नागरिकता। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। उच्च परिवार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है,
ये नहीं कि आप किसी उच्च परिवार से हैं और आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। आपका जन्म उच्च जाति में हुआ है, यह भी कोई कारण नहीं है। और किसी धर्म का आपको समर्थन प्राप्त है, यह भी अनिवार्य कोई शर्त नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 8 नंबर। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 11। यानी कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त की है या नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता रखता है, उस संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6। यदि सरल शब्दों में कहूं तो पाकिस्तान से भारत में आवर्जन करने वाले नागरिक व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 6 में किए गए हैं कि कौन पाकिस्तान का व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। इसके बारे में जो उपबंध किए गए हैं वह अनुच्छेद 6 में किए गए हैं। यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान से भारत आवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर नागरिकता की लोप होने का एक नियम है। आपकी नागरिकता का लोप कब होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। टेन नंबर सवाल, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता। ऑप्शन डी, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। एक व्यक्ति यदि दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, यानी या राज्य से मतलब है देश। कोई व्यक्ति जैसे कोई भारत का नागरिक अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की जो नागरिकता है उसका लोप हो जाएगा। सरल शब्दों में यदि समझे, यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? हमने पहले नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बात की, जो 5 प्रकार की शर्तें निर्धारित करता है नागरिकता प्राप्ति के संबंध में। इनमें से कौन सी नहीं है? अधिवास,
वंशक्रम, पंजीकरण, संपत्ति, स्वामित्व। चार ऑप्शन आपके समक्ष रही। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, संपत्ति स्वामित्व। यह कोई शर्त नहीं है भारतीय संविधान में। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता अर्जन करने की निम्न शर्तें बताई गई हैं, जो 5 प्रकार की शर्तें हैं। जन्म के आधार पर, यदि जिसका जन्म भारत में हुआ है, वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। ये 5 आधार है। नागरिकता अर्जन करने की। लेकिन संपत्ति पर आपका स्वामित्व है, इस प्रकार का कोई उपबंध भारतीय संविधान नहीं करता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों करता है, इससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला सवाल 13 नंबर, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सवाल भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल यानी इकहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, और भारतीय संविधान में ये प्रावधान इंग्लैंड से लिए गए हैं। जबकि दोहरी नागरिकता यह व्यवस्था अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में पाई जाती है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जहां पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के शामिल द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। यदि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, हम पहले चर्चा कर चुके हैं 1955 के नागरिकता अधिनियम के बारे में, जो 5 प्रकार की शर्तें निर्धारित करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। भारत की नागरिकता धन जमा करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास 5 प्रकार की योग्यताएं हैं, जन्म द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के शामिल होने के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता, विदेशी से मित्रता करने पर नागरिकता। यानी देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता, और विदेशी से मित्रता करने पर नागरिकता। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संबंध किससे है? यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? संघ और राज्य क्षेत्रों से, मौलिक अधिकारों से, नागरिकता से,
निम्न में से कोई नहीं। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान करते हैं भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन ए, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ऑप्शन बी, अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन सी, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, क्योंकि भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ये बात बिल्कुल सही है। जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल, भारत में नागरिकता हासिल करने का कौन सा तरीका वैध है। आप सवाल को कभी कभी जल्दबाजी में गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, या वैध की जगह अवैध भी आ सकता है। आपको सवाल को आराम से पढ़ना चाहिए। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है। जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। यदि सवाल आए भारत में नागरिकता हासिल करने का कौन सा तरीका अवैध है, और ऑप्शन डी की जगह यदि आए संपत्ति द्वारा, तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि संपत्ति के द्वारा आप भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आपको गलत कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है जो केवल देश की नागरिकता है, न कि राज्यों की नागरिकता। तो भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में ये बात वर्णित है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती है, यानी वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान लागू है, जबकि भारत में नहीं है। ऑप्शन सी, भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये बात बिल्कुल सही है, एकल या इकहरी नागरिकता। और ऑप्शन डी, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह यानी स्वयं या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, जो बिल्कुल गलत असत्य कथन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके, उपयुक्त सभी। क्या होगा इस 20 नंबर सवाल का राइट उत्तर? भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके या नागरिकता वंचन के आधार पर। इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि भारतीय संविधान का नागरिकता अधिनियम 1955 इसके बारे में बात करता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो सकती है, तो वह 3 प्रकार के आधारों का उल्लेख करता है: स्वैच्छिक त्याग द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा और नागरिकता का वंचन यानी वंचित करके। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल, व्याख्या देखिएगा। नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार हो सकती है? इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता संबंधी विधि का निर्माण करे, उसी के तहत संसद ने इस प्रकार का कानून बनाया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उन 3 आधारों का उल्लेख नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। और वे 3 आधार कौन से हैं? पहला आधार है स्वैच्छिक त्याग द्वारा, दूसरा आधार है बर्खास्तगी द्वारा और तीसरा आधार है वंचन के आधार पर। ये 3 आधार है जो इस नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्णित है। इन 3 आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में कोई दर्ज व्यक्ति। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से पीआईओ कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। ऑप्शन सी, एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। और ऑप्शन डी, ए और सी। कौन होगा प्रवासी भारतीय नागरिक? क्या होगा इस 21 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ए और सी दोनों सही है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। और ऑप्शन सी, एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ए और सी दोनों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्डधारक व्यक्ति पीआईओ के बारे में सत्य है? भारतीय मूल के कार्डधारक व्यक्ति पीआईओ के बारे में सत्य है। ऑप्शन ए, पीआईओ कार्डधारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा के कर सकता है। दूसरा ऑप्शन बी, यदि पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ऑप्शन सी, चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के नागरिकों को ही पीआईओ कार्ड दिया जाता है। ऑप्शन डी, पीआईओ कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। और आपको क्या करना था? सत्य कथन का चयन करना है। भारतीय मूल के कार्डधारक व्यक्ति पीआईओ के बारे में सत्य कथन का आपको चयन करना है।
क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। यदि पीआईओ कार्डधारक व्यक्ति 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जबकि पीआईओ कार्डधारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा से कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे सरकारी आज्ञा की जरूरत होगी, बिना आज्ञा के वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के नागरिकों को पीआईओ कार्ड दिया जाता है, ये जरूरी नहीं है। पीआईओ कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है, ये बात भी बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन बी केवल सत्य है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल नंबर 23। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। ऑप्शन बी, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। ऑप्शन सी, वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। और ऑप्शन डी, ओसीआई कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। आपको सही नहीं है असत्य कथन का चयन करना है ओसीआई कार्ड धारक के बारे में। तो आइए राइट उत्तर का चयन करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हुआ। ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, ये बात बिल्कुल गलत है मित्रों। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलेगी। यदि किसी को ओसीआई कार्ड मिला हुआ है व्यक्ति को, तो उसे भारत में स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट प्राप्त होगी और वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। यदि किसी के पास ओसीआई कार्ड है तो वह बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है पूरे जीवन। और तीसरी बात, ओसीआई कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नहीं दिया गया है। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों के अलावा सभी देशों को ओसीआई कार्ड दिया जाता है यदि वो ओसीआई कार्ड प्राप्त करने की योग्यता रखता है तो। ऐसे नहीं कि सभी को दे दिया जाता है, उसकी भी कुछ शर्तें हैं कि कौन व्यक्ति ओसीआई कार्ड का प्राप्त करने की योग्यता रखता है। तो ऑप्शन आपका ए है जो बिल्कुल असत्य है, जो ओसीआई कार्ड धारक के बारे में सही नहीं है, जबकि बी, सी, डी तीनों बिल्कुल सही है। केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को ओसीआई कार्ड की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओसीआई कार्ड धारक को प्राप्त सुविधाएं क्या क्या है, हमने पहले भी बात की है। जीवन पर्यंत वीजा, अनिश्चित समय तक की यात्रा के दौरान भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ठहरने की किसी भी अवधि तक पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने से उसे छूट प्राप्त होगी। इस प्रकार ये जो रियायत है ओसीआई कार्ड धारक को प्राप्त होती है, आप इन्हें भी नजर में रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारकों को घरेलू उड़ानों के किराए के मामले में भी अप्रवासी भारतीय के बराबर समझा जाएगा। यह भी उन्हें एक छूट प्राप्त होगी ओसीआई कार्ड धारक को। यानी पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को घरेलू उड़ानों के किराए के मामले में भी अप्रवासी भारतीय के बराबर समझा जाएगा।
अगला सवाल 24 नंबर, निम्न में से कौन सी सुविधाएं विदेशियों को भारत में नहीं मिलती? ऑप्शन ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की आजादी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी सुविधाएं विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी उपरोक्त में से कोई भी सुविधा है जो विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है, क्योंकि हमने पहले बात की थी केवल जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इन अनुच्छेदों के जो प्रावधान हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। इस प्रकार यदि हम बात करें कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार 15, इसके अलावा 16, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 और अभिव्यक्ति की आजादी 19, ए में जो भी जितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। उपरोक्त में से कोई भी सुविधाएं विदेशियों को भारत में नहीं मिलती हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी असुमेलित कौन सा है वो आपको चयन करना है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। क्या होगा इस 25 नंबर सवाल का राइट उत्तर? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियमन, यानी नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को है और वह अनुच्छेद 11 के तहत है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन कर सकती है, न कि अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 इस प्रकार वर्णित है कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, यानी जब संविधान लागू होगा उस वक्त कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, इसके बारे में केवल वर्णन करता है अनुच्छेद 5। भविष्य की नागरिकता के बारे में यह कोई बात नहीं करता है कि भविष्य में कौन नागरिक होगा, इस प्रकार की बात अनुच्छेद 5 नहीं करता है। यह केवल कहता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में केवल वर्णन करता है अनुच्छेद 5। जबकि अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं विदेशों में, उसके बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता,
यानी नागरिक अधिकारों का लगातार बना रहना। तो अनुच्छेद 10 इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 6 हमने बात की थी, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में जो प्रावधान मिलते हैं वो अनुच्छेद 6 में मिलते हैं, जबकि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 7 में है। 6 और 7 दोनों आपस में लगातार जुड़े हुए हैं कि अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, और अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाला नागरिक या व्यक्ति जिसकी नागरिकता के बारे में वर्णन करता है। तो आप 6 और 7 को इस प्रकार याद रखिए कि 6 है जो पाकिस्तान से भारत आने वाले, जबकि 7 है भारत से पाकिस्तान जाने वाले। नेक्स्ट स्लाइड पर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। भाग 2 भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता और उसका अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसके बारे में वर्णन मिलता है। इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, निवास है, उसकी नागरिकता को लेकर प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, भविष्य में नहीं, केवल प्रारंभ में बात करता है। और प्रारंभ में जिसका अधिवास भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। 3 प्रकार की बातें करता है अनुच्छेद 5 कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में निवास है, और निवास के अलावा और क्या शर्तें हैं, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, यानी या तो वह स्वयं भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। और तीसरी बात करता है जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा हो, यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे 5 वर्ष पहले, ठीक 5 वर्ष पहले यदि वह मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, तो वह भारत का नागरिक होगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 5 में ये प्रावधान किए गए हैं कि संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में यह वर्णन करता है। एक बात आप ये नोट करिएगा, क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1950 को, लेकिन इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, लेकिन यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन जो नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं वह 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे मित्रों, यानी 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे। उसी के साथ नागरिकता से संबंधित जो भी अनुच्छेद है 5 से 11 तक वे 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो अनुच्छेद 5 के बारे में आपको जानकारी मिली है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी सरल शब्दों में आप समझिएगा, पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति क्या नागरिक होगा या नहीं होगा, उसकी क्या शर्तें हैं, उसके बारे में वर्णन करता है। यानी पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति, तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से
जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को परिवर्जन किया है, यानी आया है भारत में, इस संविधान के प्रारंभ होने पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये स्लाइड क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है और भारत के राज्य क्षेत्र को परिवर्जन किया है, यानी भारत में आया है पाकिस्तान से भारत आने वाला, जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। और उसकी कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं आराम से। अब हम अनुच्छेद 7 पर बात करते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है परिवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी सरल शब्दों में यदि आप जानें कि अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बात करता है, जबकि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बात करता है। आप इस स्लाइड को आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 पर। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में बात करता है। आप महत्वपूर्ण जानकारी जो हाईलाइट की हुई है उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं। सुमेलित करने वाला भी सवाल आ सकता है, या कौन सी बात किस अनुच्छेद में निहित है, यह भी सवाल आ सकता है। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, बाकी आप इस स्लाइड को आराम से पढ़िएगा। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, अनुच्छेद 9 की ओर। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। बहुत अच्छा आर्टिकल है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्व इच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी मर्जी से अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। यह बात अनुच्छेद 9 करता है। क्या करता है कि कोई भारतीय नागरिक यदि अपनी मन मर्जी से बिना कोई सूचना के अमेरिका जाकर अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आगे अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी कुल मिलाकर अनुच्छेद 10 नागरिक अधिकारों की निरंतरता के बारे में बात करता है, यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यह है जिसके तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति है नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।
क्योंकि जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें ये भी उपबंध किए गए थे, लेकिन भविष्य में कौन भारत का नागरिक होगा, किस प्रकार उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है, उस नागरिकता का लोप हो सकता है, इस प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं किए गए थे। इन सभी बातों पर जो शक्ति संसद को प्रदान की गई अनुच्छेद 11 के तहत, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में हमने बात की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप इसे अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।